हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संरचनावादी प्रतिमान में आकलन के उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। संरचनावाद क्या होता है इसका हम पिछली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। फिर भी मैं तो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि संरचनावादी जो प्रतिमान है उसके जो प्रमुख है, संरचनावाद के प्रमुख हम जीन पियाजे और ब्रूनर को मानते हैं। जो ये एक बालक को उनके अनुसार बालक एक कोरी स्लेट नहीं होता है, उसके साथ उसके कोई पूर्व अनुभव भी जुड़े हुए होते हैं और ये करके सीखने पर अधिक बल देते हैं। इनके अनुसार बालक सिर्फ वातावरण से ही नहीं सीखता बल्कि वह कुछ अपने उसके साथ कुछ संज्ञान लेकर वह सीखता है। तो बालक के वातावरण के साथ साथ उसके कुछ संज्ञानात्मक या उसके सेंस भी जुड़े हुए होते हैं जिससे वह सीखता है। और बाद में संरचनावादी प्रतिमान के प्रमुख हम वाइगोत्स्की को भी मानते हैं। तो उनके अनुसार तो बालक सिर्फ वातावरण से ही नहीं सीखता है, उनके अनुसार बालक सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से सीखता है बल्कि बालक के सीखने में संज्ञानवाद तो ये होते हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ सामाजिक कारक भी होते हैं जिसकी वजह से वह सीखता है। और इनका प्रमुख यही उद्देश्य है कि बच्चों में सोशल डेवलपमेंट हो, खुल के कार्य करे। सिर्फ वो पेपर पेंसिल टेस्ट लेना इनका उद्देश्य नहीं है कि बालक की सिर्फ रिटर्न परीक्षा ले ले। इनका है कि बालक को कुछ रचनात्मक कार्य कराकर उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट करें। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनके अनुसार पाठ्यक्रम में सबसे पहले ऐसा होना चाहिए उससे बच्चे की प्रवृत्ति एवं अंतर्दृष्टि का विकास हो। पाठ्य वस्तु के प्रति पहले हम ये पढ़ेंगे कि बच्चे को हम जो भी पढ़ावे उससे उसकी अंतर्दृष्टि विकसित हो, वो सकारात्मक सोचे और उसके जीवन से संबंध स्थापित करे। तो हम पाठ्य वस्तु में वही चीज़ लेंगे जिससे बच्चे की अंतर्दृष्टि विकसित हो। उसके लिए हम समस्या समाधान या बालक के सामने कोई समस्या प्रस्तुत करेंगे और जो भी हम पाठ्यक्रम में सम्मिलित करेंगे उसका संबंध जीवन से होना चाहिए। फिर हम जो पाठ्यक्रम ले रहे हैं उसकी प्रासंगिकता एवं महत्व भी बताना चाहिए कि ये सिलेबस में इसको जोड़ा गया है तो इसका क्या महत्व है। हमने वायुमंडल को जोड़ा है तो इसका क्या महत्व है, भूगोल पढ़ा रहे हैं तो इसका क्या महत्व है। तो आप जो भी पढ़ाएंगे उसकी प्रासंगिकता एवं महत्व भी बताना चाहिए। फिर कि बालक के व्यवहार संबंधी पक्षों के बारे में भी जानकारी मिलनी चाहिए। संरचनावादी प्रतिमान के अनुसार कि जो पाठ्यक्रम में बालक के जो व्यवहार संबंधी पक्ष है उनका भी विकास होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बालक का ऑल ओवर डेवलपमेंट करे, उसका विकास करे। सिर्फ उसका आंतरिक विकास ही नहीं हो बल्कि उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। तो इनके अनुसार पाठ्य वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे के अंदर रुचि उत्पन्न हो, उसका जीवन से संबंध हो और उसका कोई महत्व हो और उसको पढ़कर छात्र की कुछ एटीट्यूड बनना चाहिए, उसका दृष्टिकोण बनना चाहिए कि इसका जीवन के क्षेत्र में यह महत्व है, मेरे आगे यह काम आएगा। फिर समेकित ज्ञान इंटीग्रेटेड। संरचनावाद के अनुसार जो पाठ्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए जिसमें समेकित ज्ञान हो, मतलब वो सभी से जुड़ा हुआ हो, उसमें सभी कुछ समावेश हो। और फिर इन्होंने पहला पॉइंट बताया सहसंबंध बताना कि इनके अनुसार बालक को जो भी पढ़ाया जाए उसका सहसंबंध बताया जाए कि इसके जैसे हम सामाजिक पढ़ा रहे हैं तो इसका भूगोल से क्या संबंध है, इसका नागरिक शास्त्र से क्या संबंध है, गणित का जीवन से क्या संबंध है, या गणित अंग्रेजी का क्या संबंध है, हिंदी का संस्कृत से क्या सहसंबंध है।
तो मतलब सहसंबंध बताकर हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उसको पाठ्य वस्तु में जोड़ेंगे तो बच्चा उसे अधिक समझेगा। फिर इनके अनुसार नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना। संरचनावाद के अनुसार हम पाठ्यक्रम बनाते हैं तो उस वक्त सबसे पहले हम बच्चे के जो नवीन जानकारी देंगे उसको हम पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे। हम उसके पाठ का पूर्व ज्ञान के बारे में बच्चे का पता लगाएंगे। मैं जो ये पाठ पढ़ा रही हूँ उसके बारे में बच्चा क्या सामान्य जानकारी रखता है, पहले मैं उसके संदर्भ में सामान्य जानकारी लेंगे, फिर हम अपने पाठ का प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो जो भी हम बच्चे को नवीन ज्ञान दे रहे हैं उसको हम उसके पुराने ज्ञान से जोड़ेंगे, तभी वह बच्चा अधिक सीख पाएगा और उसको समझ पाएगा। फिर नवीन ज्ञान को क्रमबद्ध एवं सुसंगठित करना, कि जो भी नवीन ज्ञान दे रहे हैं हम उसको सिस्टम से क्रमबद्ध रूप से पढ़ाएंगे और सुसंगठित करके पढ़ाएंगे। जैसे पहले हम पर्यावरण प्रदूषण पढ़ा रहे हैं तो पर्यावरण प्रदूषण अर्थ पढ़ाएंगे और परिभाषा पढ़ाएंगे, फिर पर्यावरण प्रदूषण के कारण पढ़ाएंगे, फिर उसका जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कराएंगे। तो हम जो भी उसको ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से करके बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा अधिक समझेगा। फिर इनके अनुसार बच्चे को जो भी ज्ञान दे तो उसको हम इस मेथड से पढ़ाएं कि उसकी वो नॉलेज उसकी लॉन्ग टाइम तक उसकी मेमोरी में रहे, बच्चा थोड़े ही समय में उसे भूले नहीं। तो इसके लिए बच्चे में हम उसको केवल स्मृति स्तर या बोध स्तर तक ही नहीं पढ़ाएंगे, उसको हम चिंतन स्तर तक पढ़ाएंगे कि बच्चा उसको सबसे पहले याद करे, फिर उसको समझे और उस पर कुछ वह चिंतन कर सके, जिससे वो उसके मस्तिष्क में अधिक समय तक रह सके। इसके लिए हम बालकों को कुछ एक्टिविटी, प्रोजेक्ट वर्क आदि करवाएंगे, कुछ प्रयोग करके सिखाएंगे, तो बच्चे में जो ज्ञान रहेगा वो उसकी मेमोरी में अधिक समय तक रहेगा। फिर सीखे गए कौशल का अभ्यास कराना, जो भी हम सिखा रहे हैं उसका बार बार हम उसका अभ्यास कराएंगे तो बालक के मस्तिष्क में वह अधिक समय तक रहेगा। कि हमने जो थॉर्नडाइक के नियम पढ़े थे, सीखने के नियम, उसमें भी बार बार अभ्यास के नियम बताए गए। बालक को हम जितना अभ्यास कराएंगे तो वो ज़्यादा सीखेगा, ज़्यादा समय तक उसकी स्मृति में रहेगा। तो जो भी ज्ञान हो उसको हम समेकित करके पढ़ाएंगे तो बच्चे के अंदर वो चिरस्थायी रहेगा। हम उसका सहसंबंध बताएंगे, नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ेंगे, फिर उसको क्रमबद्ध बताएंगे, उसका जो हम छात्रों के साथ ऐसे प्रैक्टिकल करके बताएंगे और उसका हम बार बार मूल्यांकन करेंगे, तो उससे ये ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहेगा। संरचनावाद के प्रतिमान में यही है कि बालक का थोड़े थोड़े समय में हम उसकी छोटे छोटे टेस्ट लें। बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत हम उनका दैनिक मूल्यांकन कर सकते हैं, साप्ताहिक मूल्यांकन कर सकते हैं, मासिक मूल्यांकन कर सकते हैं और वार्षिक मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मतलब यानी सीखे गए ज्ञान का हम उसका बार बार उसको हम रिकॉल कराएंगे और उसको अभ्यास कराएंगे तो बच्चा अधिक सीख सकेगा। तो पाठ्यक्रम में ऐसे ही सम्मिलित करना चाहिए कि जिससे बच्चे का इन कौशल का विकास होए। फिर बाहरी ज्ञान परिमार्जन, एक्सटर्नल नॉलेज रिफाइनमेंट, मतलब बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दिया जाए बल्कि उसको कुछ बाहर से, मतलब उसके बाहर की दुनिया से भी उसका परिचय कराया जाए। बच्चा सिर्फ किताबी कीड़ा ही बन के नहीं रह जाए। जो संसार में जो या इधर घटनाएं हो रही है उसको बालकों को बताना, उनके सिलेबस में बताना और प्रार्थना सभा आदि में इन सभी को बताना चाहिए कि उसको जीवन, इसके लिए वह बार बार वो अपने जनरल नॉलेज आदि की जो प्रतियोगिताएं कराकर भी इसको बाहरी ज्ञान से बच्चे को वो जोड़ सकता है। चाहे कोई सी भी घटनाएं हो रही हो, भौगोलिक हो रही हो, आर्थिक हो रही हो, सामाजिक हो रही है, कि किसी भी तरह की घटना है उसको हम बच्चों में वो जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान आदि की प्रतियोगिता कराकर
बच्चों में उसको जोड़ सकते हैं। फिर परिचर्चा कराना, बाहरी ज्ञान के विकास के लिए हम बच्चों में जैसे जीके वगैरह प्रतियोगिता तो कराएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम उनमें ग्रुप डिस्कशन भी कराएंगे। उनके दोस्तों के 4-5 छात्रों का ग्रुप बना देंगे, उसको कोई हम एक टॉपिक दे देंगे कि आप इस पर चर्चा करो। तो इससे बच्चे किताबी ज्ञान के साथ साथ वो बाहरी ज्ञान से भी जुड़ेंगे। चाहे कोई भी हम पर्यावरणीय समस्या दे दे, सामाजिक समस्या दे दे, जैसे हम दहेज प्रथा पढ़ा रहे हैं या कुछ नागरिकों के अधिकार पढ़ा रहे हैं, तो हम ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं। फिर सिलेबस में ऐसे सम्मिलित करना चाहिए तार्किक योग्यता का विकास भी हो, बच्चों में तर्क वितर्क करने की भी समझ आए। इसके लिए ग्रुप डिस्कशन सबसे ही अच्छा रहता है। फिर तुलना करना, बच्चा जो भी सीख रहा है उसके मस्तिष्क में अधिक समय तक रहे, तो हम उसको कंपैरिजन कराकर बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे का ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहेगा। फिर आगमनात्मक एवं निगमनात्मक तर्क का विकास करेंगे, बच्चे को हम उदाहरण से नियम या नियम से उदाहरण की ओर पढ़ाएंगे तो बच्चा जल्दी समझ सकेगा। जैसे हम गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को हम जैसे पेन है नीचे गिरा के बता दे, कुछ तो बॉल है वो नीचे गिरा के बता दे, तो वो क्या है कि नीचे पृथ्वी की ओर जाएगी। तो ये हमने पहले उसको क्या है उदाहरण बता दिए, फिर हमने बताया ये नीचे ही क्यों गई, पृथ्वी की ओर ही आकर्षित क्यों हुई। तो हम उसे पढ़ाएंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। कोई भी हम वस्तु होती है तो सबसे पहले वो पृथ्वी की ओर ही लौट कर आती है। तो बच्चों में इन भावनाओं का विकास हो, ये सब सोच रखकर ही उसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। फिर प्राप्त ज्ञान का सार्थक प्रयोग, और वो इतना कुछ सीख रहा है बालक, तो वो अब वह जीवन में कैसे प्रयोग करें और जीवन में कहाँ उसका उपयोग, उसके बारे में भी बताएं। जब तक हम जीवन से उसको नहीं जोड़ेंगे तब तक बच्चा सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होगा कि जो भी ज्ञान दिया जा रहा है वो आपके जीवन में कहाँ काम आएगा, उसके बारे में बच्चों को बताया जाए। जैसे हम गणित पढ़ा रहे हैं तो हम किलोग्राम मीटर वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो ये किलोग्राम और ये सब आप मापन को जान रहे हैं, मीटर सेंटीमीटर, ये आपकी लाइफ में क्या काम में आएंगे। जैसे किलोग्राम है तो आप बाज़ार से कोई सामान खरीदोगे, है किलोमीटर है तो हम उसको दूरी मापने के लिए ये आपकी लाइफ टाइम में काम आएगा। तो उसको जो भी पढ़ाया जाए उसके जीवन के साथ उसको उपयोगिता भी बताई जाए। फिर है रूढ़िवादिता को मिटाना, पाठ्यक्रम में कुछ ऐसा सम्मिलित करना चाहिए कि बच्चों में जो अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता की भावना है, वह दूर होवे। वो हम उसका एक विज्ञान के साथ जोड़कर उसको बताएंगे। जैसे हमारे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि होते हैं, तो इसके लिए हम मानते हैं कि इसको हम देखना अच्छा नहीं होता है, इसका दुष्प्रभाव होता है। पुराने ज़माने में लोग कोई एक तिनका घर में रखते थे, तो इसका जो साइंटिफिक जो रीज़न है वो हमें बच्चों को बताना चाहिए और उसको हम सिलेबस में जोड़ना चाहिए। तो बच्चों को हम जो भी हमारा दार्शनिक ज्ञान दे रहे हैं उसका हमें विज्ञान से जोड़कर बताना चाहिए। जैसे हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो सूर्य को जल चढ़ाने के पीछे उसका साइंटिफिक महत्व क्या है, क्योंकि जब भी हम सूर्य को जल चढ़ाएंगे उसके अंदर पानी से जो रेज निकलेगी वो हमारे आँखों के लिए अधिक उपयोगी है। तो उसको हम उसका एक साइंटिफिक रीज़न भी बताएंगे और जो बच्चों के अंदर जो रूढ़िवादी अंधविश्वास है उसको हम मिटाएंगे। फिर जांच की योग्यता और प्रयोग संबंधी कौशल, सिलेबस में ऐसा निर्माण करना चाहिए कि बच्चे उसको खुद जांच सके, उसका सहसंबंध स्थापित कर सके और वो अपने लाइफ में उसको अप्लाई कर सके।
फिर चिंतन क्षमता, मतलब सिलेबस में ऐसा सम्मिलित करना चाहिए संरचनावाद के अनुसार कि बच्चे की चिंतन क्षमता का विकास हो। वो केवल स्मृति मेमोरी लेवल तक ही नहीं रहे, मेमोरी लेवल में रहेगी तो बच्चा उसे कुछ समय के बाद भूल सकता है, तो वह उसकी मेमोरी से अंडरस्टैंडिंग लेवल में आए, फिर वो उससे थिंकिंग लेवल पर आए। तो इसके लिए आप बच्चों को क्रिएटिविटी वर्क करवाएंगे, प्रयोग करवाएंगे, कोई वाद विवाद प्रतियोगिताएं करवाएंगे, जिससे बच्चे की चिंतन क्षमता का विकास होवे। फिर सबसे फर्स्ट इसमें दे रखा है सृजनात्मक चिंतन हो। सिलेबस में ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे का सृजनात्मक चिंतन का विकास होवे, बच्चे के अंदर क्या क्रिएटिविटी छुपी हुई वह आए। तो सिलेबस में ऐसी पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जिससे बच्चे की सृजनात्मकता का भी पता पड़ता हो। भूगोल वगैरह में भी हम उसके नक्शे वगैरह बनवा कर हम उसकी सृजनात्मकता का पता लगा सकते हैं। चित्रकला प्रतियोगिता हम पता लगा सकते हैं, वो हिंदी में बता सकते, कविता निबंध आदि प्रतियोगिता करवा कर हम बच्चों की क्रिएटिविटी का पता लगा सकते हैं। तो सिलेबस में ये सब कुछ सम्मिलित होना चाहिए। फिर आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन के साथ साथ बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन का भी विकास हो। पाठ्यक्रम को ऐसा बनाना चाहिए आलोचना मतलब किसी की बुराई नहीं करना, आलोचना मतलब है कि उसके पक्ष और विपक्ष दोनों ही पक्षों को जानकर फिर उसके बारे में जानकारी लेना, वो कहलाता है आलोचनात्मक चिंतन। कोई भी टॉपिक दे दिया या कोई भी समस्या बता दी तो उसके हम उसमें आलोचनात्मक चिंतन कराएंगे, यानी कि बच्चे को उसके पक्ष और विपक्ष दोनों की ही जानकारी देंगे, उनके लाभ हानि दोनों की ही जानकारी देंगे। फिर अपसारी एवं अभिसारी चिंतन, संरचनावाद के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए जिससे बच्चे में अपसारी एवं अभिसारी दोनों ही चिंतन का विकास हो। कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग दोनों ही बच्चे में विकास होए। अपसारी मतलब कि छात्रों का विभिन्न दशाओं में सोचना, कल्पना करना, ये सब अपसारी चिंतन कहलाता है। जैसे हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारे भी पंख होते हैं, हम भी आकाश में उड़ते हैं, तो ऐसी जो इमेजिनेशन करना, सोचना, वो क्या कहलाता है? अपसारी चिंतन। विभिन्न दिशाओं में सोचना अपसारी चिंतन कहलाता है। और अभिसारी चिंतन मतलब किसी एक ही बिंदु तक सोचना। फिर आत्मनियंत्रित चिंतन, संरचनावाद के अनुसार पाठ्यक्रम में ऐसा भी सम्मिलित होना चाहिए कि जिससे बच्चा अपने आप को समझ सके, स्वयं को समझ सके, वह स्वयं का विकास कर सके। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग सेल्फ को भी सम्मिलित करना चाहिए पाठ्यक्रम में, कि सबसे पहले बच्चा अपने आप को जाने, अपनी कमजोरियों को पहचाने, अपनी अच्छाई को पहचाने, अपने आंतरिक उसके अंदर क्या योग्यता है उसको पहचाने, तो बच्चा अपने आप को भी पहचाने। तो इस प्रकार संरचनावाद के अनुसार पाठ्यक्रम पूरा ही में ये सम्मिलित करना चाहिए जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होवे। धन्यवाद।